नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट की तरफ पॉइंट आउट करता है। इससे आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, और अगर नहीं करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में तो आपके पास और कौन सा अच्छा ऑप्शन रहेगा टू गेट मोर रिटर्न्स। अब जैसे कि पास्ट जो है, पास्ट को देखते हुए अगर हम बात करें, जनरली म्यूचुअल फंड्स, मैं हर म्यूचुअल फ़ंड की बात नहीं कर रही हूँ, मगर अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं म्यूचुअल फ़ंड में, आपने कोई फ्लेक्सी कैप लिया हो या लार्ज कैप म्यूचुअल फ़ंड लिया हो, तो उसने लंबे समय में आपको 14% इतने ही रिटर्न जो है लंबे समय में कमा के दिए होंगे। यानी आपने जो भी पैसा बनाया होगा वो मान लेते हैं 10 लाख रुपए यहाँ पे बनाए होंगे, मगर अगर आप वही चीज़ ETF में डालते तो ETF में आपको जनरली 48% के रिटर्न जो है वो लंबे टाइम में मिल जाते। और वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि 48% कैसे अचीव होता है। मतलब अगर आप दोनों जगह सेम पैसा डालते तो एक जगह आपके सिर्फ 10 लाख रुपए बनते और दूसरी जगह आपके 58 लाख रुपीज़ बनते। यानी कि लाखों का नुकसान जो है आप अभी तक करते आए हैं। मगर ये भी बात जो है ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। अब हम बात करेंगे ये ऑप्शन किस इन्वेस्टर के लिए एक सूटेबल ऑप्शन होगा, क्या ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, कि आपको म्यूचुअल फंड से ETF में कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं, ये हम इस वीडियो में अब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, तो एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे समझना। ओके, मान लेते हैं कि मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, 15,000 रुपये की मैंने SIP जो है म्यूचुअल फंड में शुरू की, और म्यूचुअल फंड ने मुझे कितने रिटर्न्स कमा के दिए? 15%। आई थिंक 15% काफ़ी फेयर है। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, आपने हाई ग्रोथ या स्मॉल कैप ऐसा फंड नहीं लिया है, तो आपको लंबे समय में 15% के रिटर्न्स ही बने होंगे। ओके, टाइम की अगर मैं बात करूँ, 15 साल, 15 ईयर्स अगर हम ले लें तो हमारी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 15,000 की SIP 15% के हिसाब से 15 सालों बाद हमारा पैसा बन जाएगा 1.1 CR, 1.1 करोड़। अब यहाँ तो पैसे बन गए, 15% की रिटर्न से भी हमारा पैसा करोड़ टच कर गया, टारगेट पहुँच गया। मगर बहुत लोग आपको ये नहीं बताते कि ये 1.1 करोड़ जो हैं ये आपके नहीं हैं। इवन तो आपके म्यूचुअल फंड में दिख रहा होगा कि आपने इतने पैसे कमा लिए, मगर जब आप उसको रिडीम करने जाएंगे तो इसमें एक्सपेंस रेशो नाम की भी एक चिड़िया है जो उड़ रही है, और आपको उसको पे ऑफ करना है। सो अब आपको क्या करना है? एक्सपेंस रेशो देना है। सो एक्सपेंस रेशो कितना होता है? लेट्स डिस्कस दैट। नॉर्मली एक्सपेंस रेशो जो है किसी फंड का बहुत ज़्यादा होता है, किसी का थोड़ा कम होता है। इन जनरल अगर मैं मान लूँ कि 1% भी है, मान लेते हैं एक्सपेंस रेशो अगर 1% भी है, तो भी 1.1 जो CR है, अगर इस पर इतना 1% एक्सपेंस रेशो लगा तो आपके एक्सपेंस रेशो का अमाउंट जो है हो जाएगा 9.6 लाख रुपीज़। यानी आप घर कितना ले जा पाएंगे? आप 1.1 नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ 92 लाख रुपीज़ ही घर ले जा पाएंगे। और आपने इन्वेस्ट कितना किया? आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट थी, आपकी इन्वेस्टमेंट 27 लाख रुपीज़ की थी। 15,000 की SIP, 15% पे 15 ईयर्स, 27 लाख आपके खुद की जेब से गया, इतना दिख रहा था, मगर एक्सपेंस रेशो पे करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 92 लाख रुपीज़ जो है वो घर ले जाने मिले। यानी कि अराउंड 10 लाख रुपए जो है आप लूज आउट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस रेशो आपको देना पड़ रहा है, यानी कि म्यूचुअल फंड को पेमेंट करनी पड़ रही है क्योंकि उन्होंने आपके फंड्स मैनेज किए हैं। अब क्या म्यूचुअल फंड्स बुरे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है मार्केट को देने का, आपको पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट क्या है, मगर बस ये पता है यहाँ पैसे बनते हैं, इतनी ही नॉलेज है और आगे भी आप इतनी ही रखना चाहते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही हैं। मगर अगर आप रोज़ मार्केट को 15-20 मिनट्स दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी टाइम पे हो, 3 बजे ऑलमोस्ट जब मार्केट क्लोज़ हो रही है तब एक झलक आप देख सकते हैं, मार्केट को थोड़ा बहुत ट्रैक कर सकते हैं अपनी जॉब और बिज़नेस के साथ, तो ETF भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड से बेटर ऑप्शन रह सकता है। ओके,
सो उसको भी समझ लेते हैं। सो बिफोर एक्सप्लेनिंग ETF के क्या बेनिफिट है, मैं आपको एक म्यूचुअल फंड और एक ETF के बीच में दिखाने वाली हूँ कितना ज़्यादा भारी अंतर है। इनफैक्ट वो म्यूचुअल फंड और ETF सेम ही है, सेम कंपनी है, सेम सेक्टर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस उसके एक्सपेंस रेशो में डिफरेंस है और वहीं आप लाखों बचा सकते हैं। सो आइए चलते हैं, उस एग्जाम्पल को भी फटाफट से कर लेते हैं। सो एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड। बहुत सारे लोग होंगे आप में से भी जिन्होंने इंफ्रा फंड लिए होंगे, क्योंकि आजकल बहुत ही ट्रेंड में थे, बहुत अच्छे भाग रहे थे, रनअप अच्छा था। सो इंफ्रा फंड अगर आपने लिया होगा, सो ये म्यूचुअल फंड है इस नाम से, ICICI कंपनी के हिसाब से। अब इसका एक्सपेंस रेशो कितना है? इसका एक्सपेंस रेशो है 1.19%, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसी का ही ETF, सेम चीज़, ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रा ETF, ये म्यूचुअल फंड नहीं है, ये ETF है। यानी कि कंपनी भी सेम, जो सेक्टर है इंफ्रा का वो भी सेम, और इंफ्रा सेक्टर के अंदर जो इस म्यूचुअल फंड ने कंपनियां ली हैं ETF के अंदर भी सेम टू सेम वही कंपनियां, सब कुछ सेम, एग्जैक्टली सेम। मगर एक्सपेंस रेशो क्यों कम? एक्सपेंस रेशो इसका 0.50 यस। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब आप बोल रहे होंगे थोड़ा सा तो डिफरेंस है, और सबसे पहली बात, ये महंगा क्यों है? म्यूचुअल फंड ज़्यादा महंगा क्यों होता है, एक्सपेंस रेशो ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ETF जो है उसका भी एक्सपेंस रेशो जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए ये ज़्यादा महंगा होता है। 1 एंड 2, यहाँ पे ये पॉइंट्स का डिफरेंस जो है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आइए समझते हैं कैसे। अब मान लेते हैं आप इस पैसे को रिडीम कराने, आपने इस फंड में पैसा लगाया और अब आप यहाँ रिडीम करने जाएंगे इसको फ्यूचर में, तो आपको कितने मिलेंगे? SIP आपने की थी यहाँ पे मान लीजिए 15,000 रुपये की 15 सालों के लिए, है ना। रेट आपका था, जो आपको मिला रिटर्न का रेट, वो है 15% का। आपका अगर एक्सपेंस रेशो में लगाती हूँ यहाँ पे वही सेम 1.19%, तो आपका एक्सपेंस रेशो का जो अमाउंट है वो कितना बनेगा? 11 लाख रुपीज़। वहीं पे अगर आपने ETF में पैसा लगाया होता तो उसका एक्सपेंस रेशो कितना है? ETF का एक्सपेंस रेशो 0.50% है, यानी कि वहाँ आपका अमाउंट कितना बनता? वहाँ आपका अमाउंट बनता 4.9 लाख रुपीज़। सो ऑलमोस्ट आप 6 लाख रुपए जो है वो ज़्यादा पे कर रहे हैं इन अ म्यूचुअल फंड। ओके, सो ये था डिफरेंस कि ये SIP है, सेम, सब कुछ सेम, SIP सेम, योर टाइम सेम, रेट सेम, बस एक्सपेंस रेशो में डिफरेंस ETF का ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड का थोड़ा ज़्यादा है, सॉरी ETF का कम है। एंड आप देख सकते हैं अमाउंट में भी फिर डिफरेंस आएगा, यानी कि जब आप अपना पैसा रिडीम करेंगे तो वहाँ पे आपको 6 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में ज़्यादा देने पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप कुछ भी खरीदने जाते हैं, आपको डिस्काउंट अच्छे लगते हैं, सेल अच्छे लगते हैं, कोई चीज़ कम दाम पे मिल जाए तो अच्छी लगती है, तो फिर ETF में क्यों नहीं? अगर 6 लाख रुपये आप बचा रहे हैं तो 6 लाख का बहुत कुछ आप आगे चल के कर सकते हैं। सो उसको भी हमें बचाना चाहिए। ओके, अगर आप कन्विंस हो गए कि ETF अच्छा ऑप्शन है, तो भी इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों चीज़ों पे मैं आऊँगी। मगर अगर आपने डिसाइड किया है इसके अंदर आपको लेने का, अगेन नो रिकमेंडेशन, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं चाहती हूँ मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, मुझसे कुछ सीख रहे हैं, वो यही समझे, इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन उठाएं और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर एक बार पूछे बिफोर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपका पैसा है, बनेगा तो आपका बनेगा और डूबेगा तो भी आपका। मेरा कुछ नहीं जाने वाला है और किसी और का भी कहीं नहीं कुछ जाने वाला है, इसीलिए ध्यानपूर्वक आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। जब भी आप ETF ले, हमेशा है जो आपका एप्लीकेशन होना चाहिए जिसके थ्रू आप ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूँगी, मगर ठीक है, बहुत सारे मार्केट में अच्छे एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप स्टॉक लेते हैं, वहीं से आप ETF भी ले सकते हैं। सो एक अच्छा ऐप होना चाहिए, भरोसेमंद, जहाँ रियल टाइम आपको मूवमेंट दिखे ETF की, लैग नहीं होना चाहिए कि मार्केट में कुछ और है और यहाँ पे आपके एप्लीकेशन में कुछ और दिखा रहा है। सीमलेस एक्सपीरियंस आपको मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आप उसके थ्रू ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट या ETF वगैरह आप ले सकते हैं बहुत आसानी से। ओके, अब चलते हैं ETF के बारे में। एक और अच्छी चीज़, म्यूचुअल फंड में अगर आप SIP करते हैं
मान लीजिए आप हर टाइम उसको लेते रहेंगे, मार्केट अप है तब भी लेंगे, डाउन है तब भी लेंगे, मगर ETF में सारा कंट्रोल आपके पास है, यानी कि म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास नहीं, आपके हाथों में है। यानी कि जब मार्केट अच्छी खासी करेक्शन दे तो क्यों ना आप उसमें ज़्यादा पैसे लगाएं, और जब टॉप पे चल रही है तो उसके गेंस खाइए, कुछ नहीं लगाने की ज़रूरत है। दैट मीन्स तब वो पैसा आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, और जब मार्केट गिरती है तो आपके पास जो पैसा इकट्ठा हो गया आप आराम से उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ऐसे जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे बनेंगे। सो नंबर 1 बेनिफिट ऑफ ETF इज़ कि आपके हाथ में कंट्रोल होगा। सेकेंड बेनिफिट ये है, डिप्स में आप ले सकते हैं, जो कि आपको म्यूचुअल फंड के SIP में ऑप्शन नहीं होता, आपको कंटिन्यूसली करना होता है। एंड नंबर 3, इसी हिसाब से आपके ज़्यादा रिटर्न्स बनते हैं अगर मैं म्यूचुअल फंड से कंपेयर करूं। और एक्सपेंस रेशो का तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितना डिफरेंस है दोनों के उसमें, और ये 0.5 0.6 बहुत ही आगे चल के डिफरेंस क्रिएट करता है जब आप इसको रिडीम करने जाएंगे तो। ओके, अब कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स को उसको लेना चाहिए ये भी मैंने बीच में आपको बता दिया था, मगर अगर आप डरते हैं, नए इन्वेस्टर हैं, प्लीज़ म्यूचुअल फंड से शुरू कीजिए, मार्केट का थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए। आप ETF जो है छोटी क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, आपको बहुत सारा पैसा डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं, तो आप ट्राई कीजिए, खेलिए, थोड़े पैसे से देखिए, तब तक म्यूचुअल फंड्स में ही रहिए आप। और उसके बाद जैसे आपका हाथ बैठ जाए, आपको समझ में आ जाए मार्केट कैसे चलती है, मूव कैसे करती है, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आना चाहिए, जैसे ये हो जाएगा आप इजीली इसका कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हैं। ETF भी ले लीजिए, 50-50 कर लीजिए, म्यूचुअल फंड में थोड़ा डाल दीजिए, थोड़ा ETF में रखिए, और जैसे ही आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए, आप धीरे धीरे आप ये देखिएगा आप म्यूचुअल फंड से शिफ्ट होकर ETF, एंड बहुत लोग ETF से भी शिफ्ट होकर इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा म्यूचुअल फंड में डाल के नहीं बना है, उनका पैसा इंडिविजुअल स्टॉक्स होल्ड करके बना है। लेकिन वहाँ रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, अगर वो स्टॉक नहीं चले तो स्टॉक नहीं चलेगा तो पैसा तो डूब गया, है कि नहीं। पर यहाँ मैंने आपको स्टॉक लेने की बात नहीं की है, मैंने यहाँ पे आपको ETF लेने की बात की है। और ETF के अंदर जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहा है वैसे ही परफॉर्मेंस आपकी ETF में होगी, यानी कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में भरोसा दिखाया है तो ETF भी उतना ही सेफ है, क्योंकि उसके अंदर भी सेम कंपनीज़ हैं, सेम वेटेज है, सेम सेक्टर है, और सेम कंपनी जो उसको चला रही है ICICI, वो भी सब कुछ सेम है। एवरीथिंग इज़ जस्ट द सेम। द डिफरेंस इज़ कि वहाँ आप एक म्यूचुअल फंड में आप SIP मोड से चल रहे हैं, या कंट्रोल आपके हाथ में है, आप डिसाइड करें पैसा कब डालना है। सो इसी वजह से आपको थोड़ा सा एडवांटेज देखने मिलता है। एंड बिलीव मी, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बहुत रिटर्न्स बनती है। लेकिन जो लोग नए हैं, जिनको मार्केट की कोई जानकारी नहीं है, प्लीज़ वो लोग ना आए, ऐसी चीज़ें ना ट्राई करें। धीरे धीरे आपको जब एक्सपीरियंस आ जाएगा फिर आप हर चीज़ ट्राई कर सकते हैं। एंड कॉम्बिनेशन इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी रहेगी, जहाँ म्यूचुअल फंड एंड ETF आपने दोनों चीज़ें ली। एंड आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया हो आपको कि एक्सपेंस रेशो मामूली सा डिफरेंस भी कितना एंड में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। एंड ये बाइंग ऑन डिप स्ट्रैटेजी, ये अगर आपने बाइंग ऑन डिप भी कर ली, ETF के अंदर अगर आप बाइंग ऑन डिप स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं और जब मार्केट गिरेगी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड ये जो आपने एक्सपेंस रेशो की बचत की है, ये दोनों चीज़ें अगर आप इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ETF बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा के देंगे, मच बेटर देन म्यूचुअल फंड्स। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप आपको समझ में आया हो, आई होप आपको कोई नई बात समझ में आई। ETF तो सबको पता था मार्केट में है, लेकिन कोई इतना ध्यान से नहीं देखता ना कि क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट्स हैं, कितना मुझे एक्चुअली आगे चल के फ़ायदा इसमें हो सकता है। सो आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप कोई डाउट ना रह गया हो। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।